नमस्कार, मैं बलजीत ढाका आप सभी का इस इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग करते हैं इस पर्टिकुलर सेशन में होंगे 50 इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको पूरी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको ज्यादा आसान और ज्यादा लगेंगे। लेकिन अगर आपने बेसिक इंडियन पॉलिटी पढ़ी हुई है तो भी आप इन बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर जरूर दे देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसमें सीरियसली पार्टिसिपेट करेंगे। चलो चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है और क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। आंसर देने की कोशिश कीजिए, पढ़िए इसको। और मैं अपने आप को हटा देता हूं जिससे कि आपको ये चीजें बिल्कुल साफ साफ थोड़ी सी नजर आए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्टिकल 47 के ऊपर क्वेश्चन है। It is the primary duty of the state under Article 47 of the Constitution to raise the level of nutrition and standard of living of its people। क्या है कि ये राज्य की ड्यूटी है। राज्य की ड्यूटी है कि लोगों का जो स्वास्थ्य है, पोषण है, उसमें सुधार हो, ये काम करे। प्राइमरी ड्यूटी है। दूसरा क्या, आर्टिकल 47 ऑल्सो मेक प्रोविजन फॉर प्रोविजन ऑफ कंजप्शन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पज ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड अदर ड्रिंक्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। जो मादक पदार्थ है, हानिकारक है, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना ये राज्य की ड्यूटी है। तो आर्टिकल कौन सा है? ये आर्टिकल 47 है। तो बताना है आपको कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये दोनों ही स्टेटमेंट है करेक्ट है। आर्टिकल 47 में लिखा हुआ है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आपका क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है कि बताओ ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 52। ये है नीति आयोग से क्वेश्चन। नीति आयोग से क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में कि नीति आयोग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच मेक्स स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या बात सही है? क्या नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी और स्ट्रेटेजी बनाती है, भारत सरकार के जो प्रोग्राम है उनको बनाती है? क्या ये बात सत्य है? भारत सरकार की इतनी मदद करती है। दूसरा क्वेश्चन है कि टीम इंडिया हब एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब आर पार्ट ऑफ नीति आयोग। कि नीति आयोग तो आपने पढ़ लिया, एग्जाम में क्वेश्चन ये थोड़ी आएगा कि नीति आयोग क्या है। आगे थोड़ा और डीप में भी तो आएगा ना, अगर आप ठीक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो यहां पे बोला गया है कि नीति आयोग के नीचे जो पार्ट हैं उसके दो पार्ट है इसके, एक टीम इंडिया हब और एक नॉलेज एंड इनोवेशन हब। क्या ये बात सही है? तीसरी बात है कि टीम इंडिया हब बिल्ड्स नीति थिंक टैंक कैपेबिलिटीज। कि टीम इंडिया हब है वो एक जो पार्ट है वो नीति आयोग का थिंक टैंक कैपेबिलिटी डेवलप करता है। मतलब जो ये एक ऐसा समूह है जो क्षमताओं को डेवलप करता है। तीसरी स्टेटमेंट ये। तो बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। मुझे लगता है बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो इसका बिल्कुल आप निकाल लेंगे। ठीक है, आंसर इसका जरूर निकाल लेंगे। तो इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर इसका, देखो ये स्टेटमेंट गलत है पहली वाली। क्यों है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि कैबिनेट द्वारा बनाई गई है। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत होगी, सबको पता ही है। अब आ जाते हैं दूसरी स्टेटमेंट पे। ये बात सत्य है कि टीम इंडिया, इसकी नीति आयोग के दो पार्ट आगे। एक है टीम इंडिया हब जो कि कैपेसिटी बिल्ड करती है ह्यूमन मैन पावर पे, मतलब कि ये रिक्रूटमेंट टाइप का काम करती है। दूसरी क्या है कि इनोवेशन एंड थिंक टैंक जो आगे रिसर्च वगैरह काम करती है। तो जो दो पार्ट है ये बात सही है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही होगी, ये गलत होगी। फिर ये स्टेटमेंट गलत होगी। तो आंसर क्या होगा? बी इसका आंसर होगा। बी इसका आंसर होगा। जो नीति आयोग का दो हब है, यहां पे आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। देखो थोड़ी और जानकारी ले सकते हैं आप नीति आयोग के बारे में कि नीति आयोग है उसकी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये रिजोल्यूशन ऑफ यूनियन कैबिनेट है, मतलब कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना। कब बना? 1 जनवरी 2015 को। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है ये। और ये प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि डायरेक्शनल और पॉलिसी इनपुट करता है। लेकिन आगे क्या, इससे आगे भी तो आपको पता होना चाहिए ना। एट द कोर ऑफ नीति आयोग क्रिएशन देयर आर 2 हब्स। इसके दो आगे ब्रांच बोल सकते हैं, दो पार्ट है इसके। एक टीम इंडिया हब है और दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। जो टीम इंडिया हब है वो जो डिफरेंट स्टेट्स है ना उनके साथ एंगेजमेंट का काम करता है।
जबकि नॉलेज और इनोवेशन हब है जो दूसरा पार्ट है वो थिंक टैंक कैपेबिलिटी का काम करता है। मतलब एक तो क्या है, राज्यों के साथ में कोऑर्डिनेशन का काम करता है, फेडरलिज्म की बात करते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, तो उसको बढ़ाता है, ये राज्यों के साथ इंगेज करता है। कौन से वाला? जो पहले वाला टीम इंडिया वाला, जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है टीम इंडिया, तो सभी राज्यों को साथ में लेकर। दूसरा क्या है कि नॉलेज और इनोवेशन वाला है। तो ये था आपका क्वेश्चन। आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेक्रेटरी ऑफ द पंचायत। पंचायत सेक्रेटरी के बारे में बहुत सारे छोटे एग्जाम की तैयारी करते हैं बच्चे, जैसे कि HSSC की तैयारी करते हैं या किसी और छोटे एग्जाम की तैयारी करते हैं, वहां पे ग्राम सचिव के फॉर्म भी निकलते हैं। तो आपको ये बताना है कि ग्राम सचिव के जो काम है उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, उसके ऊपर है कि सेक्रेटरी ऑफ द पंचायत इज इलेक्टेड बाय ग्राम पंचायत फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर। क्या ऐसा करेक्ट है कि पंचायत सचिव है वो ग्राम पंचायत के जो मेंबर चुने जाते हैं उसी में से बनाया जाता है? क्या ये बात सही है? दूसरा है सेक्रेटरी ऑफ द पंचायत इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग ए रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग। मतलब कि ग्राम सभा की जो मीटिंग करवाना है, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, ग्राम पंचायत के जो कामकाज की रिकॉर्ड रखना है, वो कौन करता है? तो वो सेक्रेटरी करता है। दूसरी स्टेटमेंट ये बोल रही है। इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट? इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो ये पहली गलत है। क्यों है? मैंने जो स्टार्टिंग में बोल दिया कि सरकार जैसे कि अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा सरकार रिक्रूटमेंट करती है इसकी, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। ये कोई पंचायत के मेंबर्स में नहीं बनता, ये परमानेंट एम्प्लॉय होता है हरियाणा सरकार का, ये एम्प्लॉय होता है। और ये क्या है कि जो गांव के सारे फंक्शंस होते हैं पंचायत के, उसको कोऑर्डिनेट करता है। ये एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, भले ही ये छोटी पोस्ट है। सेक्रेटरी ऑफ द पंचायत इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अच्छा ये जो सेक्रेटरी है, जैसे दूसरे मैंने स्टेटमेंट में बताया साथ साथ में कि इसका काम है सारा रिकॉर्ड वगैरह रखना और मीटिंग वगैरह करवाना है, इसका काम ये करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका बी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि द प्रोविजन इन 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू। क्वेश्चन है कि 5वां शेड्यूल और 6ठा शेड्यूल है संविधान में, बार बार जिक्र भी आता है इसका। 5वां शेड्यूल और 6ठा शेड्यूल है, वो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद क्या है? इन आर मेड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स या डिटरमाइन द बाउंड्रीज बिटवीन द स्टेट की, राज्यों की जो बाउंड्री है वो डिसाइड करता है, शेड्यूल ट्राइब्स के इंटरेस्ट को बनाए रखता है, हितों की रक्षा करता है, या क्या है कि जो पंचायतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और पावर है उसको डिटरमाइन करता है, या बॉर्डर जो स्टेट्स है उनके हितों की रक्षा करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। शेड्यूल एरिया जो और उसमें शेड्यूल ट्राइब होती है ना, उसके हितों की सुरक्षा करता है। कहने का मतलब है कि जो कमजोर लोग हैं या कमजोर ऐसा एरिया जहां पे कि लोग ज्यादातर जाते नहीं है, मतलब कोई डेवलपमेंट नहीं है, उस तरह के मुद्दों के लिए 5th और 6th शेड्यूल है। ठीक है, जो 6th शेड्यूल है वो किसके लिए है? देखो जो 5th शेड्यूल है वो है, आप थोड़ा ये याद भी रख सकते हैं जिससे कि आगे जो क्वेश्चन है उनका आंसर दे पाए, कि 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब इन मेनी स्टेट्स। कुछ 4 स्टेट को छोड़कर, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर बाकी राज्यों का जो शेड्यूल एरिया है और जो वहां पे शेड्यूल ट्राइब्स है उनके एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल का काम करता है। कौन सा? 5th शेड्यूल। लेकिन जो 6th शेड्यूल है, अब ये 4 बच के, इनका क्या करना है? ये फिर 6th शेड्यूल में आ गए कि 6th शेड्यूल है उसका काम है वो डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 6th शेड्यूल का काम क्या होगा? जो बचे हुए 5 वाला है ना, उससे 6ठा पूरा करता है। मतलब 5वां और 6ठा दोनों एक दूसरे के पूरक है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन आ गया है आपका, When a bill is referred to a joint sitting of the both house of parliament, it has to be passed by। मतलब एक संयुक्त अधिवेशन हो रहा है, संयुक्त सेशन हो रहा है, दोनों संयुक्त बैठक हो रही है दोनों सदनों की, और उसमें बिल है, उस पर डिस्कशन हुआ है। अब ये पास कैसे होगा? बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग। दूसरी स्टेटमेंट है 3/4 चाहिए, 3/4 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग। तीसरा है 2/3 मेजोरिटी ऑफ द हाउस, और चौथा है एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ द हाउस। मतलब पास कैसे होगा? ज्वाइंट सिटिंग में तो करवा लिया आपने, लेकिन जो बिल है इस पर डिस्कशन हो गया, अब पास कैसे हो जाएगा?
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट ए, सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए। जितने प्रेजेंट है वहां के बंदे लोकसभा राज्यसभा के, और उसका फिर सिंपल मेजोरिटी, मतलब जिसके ज्यादा वोट होंगे वो बिल पास हो जाएगा, अगर कम वोट हुए तो बिल है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या फायदा होता है? लोकसभा को ज्यादा फायदा हो जाता है, क्योंकि लोकसभा के जो सत्तारूढ़ दल होता है ना, उसको ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि मेंबर ज्यादा हैं लोकसभा के। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्लियरली डिफाइंड, क्या डिफाइन करता है? 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या डिफाइन करता है? सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, या फिर क्या है जुडिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, या फिर पावर ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड वाइसराय, या नन ऑफ द अबव। तो इसमें से क्या राइट आंसर होगा? इसमें राइट आंसर होगा जुरिडिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके ये सब्जेक्ट पे काम करना है, प्रोविंशियल स्टेट है उसके ऊपर ये काम करना है। ये यहां से स्टार्ट हो जाता है 1919 के एक्ट से। अगला क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमेटी है, उसका नाम आपको बताना है। तो इन चार में सबसे बड़ी कमेटी है वो है एस्टीमेट कमेटी है, वो सबसे बड़ी कमेटी होती है। 30 मेंबर होते हैं, लोकसभा से हर साल चुने जाते हैं। पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इंडिया, अगर भारत में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या को बढ़ाना है तो ये पावर किसके पास में है? ये पावर किसके पास में? इसका राइट आंसर है पार्लियामेंट के पास में ये पावर है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पार्लियामेंट में इसकी पास पावर है। जो समय समय पर जो स्टार्टिंग क्या 7 जज होते थे और एक चीफ जस्टिस होता था, 8 से लेकर और बढ़ते गए हैं। अंडर द शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आया है, स्पेशली जो थोड़े बड़े एग्जाम होते हैं, डंके लेवल के एग्जाम होते हैं। हु शैल बी द अथॉरिटी टू इनिशिएट द प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट और बोथ। देखो, जो वन अधिकार है उसके मुद्दों पे बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, बहुत चर्चा होती है, पार्लियामेंट में भी चर्चा होती है। तो जो ट्राइबल एरिया है या जहां पे कि ये जो लोग जंगलों में जाकर वहां पे अपना भोजन ढूंढते हैं, मतलब कुछ लोग जंगल पे ही डिपेंड करते हैं, तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसमें जो राइट दिया गया है इस एक्ट के जरिए वो किसको दिया गया है? राइट दिया गया, इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्राम सभा को राइट है कि ग्राम सभा बताएगी कि कौन सा पोर्शन है वो इसके अंतर्गत आएगा, कौन सा पोर्शन नहीं आएगा, किसका किसके ऊपर राइट होगा। तो ग्राम सभा आगे ऊपर सब डिविजनल ऑफिस को अपनी रिपोर्ट देती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। क्या लिखा हुआ है कि भारत के संविधान के मुताबिक निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल, देश को चलाने के लिए कौन निम्नलिखित में से क्या चीज है वो मूल है? क्या फंडामेंटल राइट मूल है, फंडामेंटल ड्यूटी मूल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटी? तो बताइए कि क्या मूल है। तो अगर आप इन चीजों को समझ रहे हैं तो इसका राइट आंसर दे देंगे, वरना तो उछलकर फंडामेंटल राइट के ऊपर टिक मार सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, वो राज्य को बताता है कि आपको प्रशासन को कैसे चलाना है, ठीक है, गवर्नेंस कैसे करनी है। ये फंडामेंटल है। फंडामेंटल क्या? गवर्नेंस करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहां तक कि जो आर्टिकल 37 है ना, वो अपने आप में ये बोलता है कि प्रिंसिपल दैट दीज प्रिंसिपल, किसकी बात हो रही है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात हो रही है। आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड शैल बी ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज। मतलब ये एज इट इज आर्टिकल भी है और क्वेश्चन भी आपके सामने, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो गवर्न करते हैं, उससे गवर्न होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय ए सिंपल मेजोरिटी ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। बताना है कि निम्नलिखित में से सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट 3 टाइप से हो सकते हैं। एक सिंपल मेजोरिटी से, एक 2/3 बहुमत से, और तीसरा किस तरह से कि 2/3 बहुमत प्लस में आधे राज्यों की भी चाहिए। संविधान में 3 टाइप के हो सकते हैं। तो यहां पे सिर्फ पूछा सिंपल मेजोरिटी से निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, पहले तो क्या क्या है ये देख लीजिए। नंबर ऑफ पोस्ट जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, जजेस की संख्या, ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज, डिलिमिटेशन मतलब सीमाओं का
परिसीमन या इलेक्शन, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड। तो ये चारों के चारों हैं वो सिंपल मेजोरिटी से हो सकते हैं। आपको याद रखने हैं, अगर आप जब पढ़ो थ्योरेटिकल क्लासेज में, तो जितने भी चीजें हैं लगभग आपको देखने को मिलेगा 18 आइटम मिलेंगे जो कि सिंपल मेजोरिटी से पास हो सकते हैं। 18 आइटम से मिलेंगे जहां पे कि आपको आर्टिकल 368 के स्कोप से बाहर है। ये आर्टिकल 368 के स्कोप से बाहर है, सिंपल मेजोरिटी से पास किया जा सकता है। तो जैसे कि राज्यों का नया बनना है, नए राज्यों को बनना है, ठीक है, उनका एरिया बाउंड्री को चेंज करना है, या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल का बनना है या क्रिएट करना है। फिर उसके बाद क्या है कि जो स्पीकर है, जजेज है, राष्ट्रपति है, उनकी सैलरी वगैरह का मुद्दा है, या पार्लियामेंट के जो कोरम होता है 1/10 वाला। फिर उसके बाद में पार्लियामेंट में जो मेंबर्स होते हैं उसकी सैलरी का सवाल है, पार्लियामेंट के रूल और प्रोविजन है उस पे है, या फिर प्रिविलेज कमेटी या पार्लियामेंट की और उसके मेंबर्स हैं, या यूज ऑफ इंग्लिश में लैंग्वेज इन पार्लियामेंट है। उसके बाद है पर्सनल जजेज इन द सुप्रीम कोर्ट है, कॉन्फरमेंट ऑफ मोर जुरिडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार ज्यादा देना, कम देना नहीं किया जा सकता, ज्यादा देना किया जा सकता है। ऑफिशियल लैंग्वेज का इस्तेमाल है, सिटीजनशिप है, इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट टू स्टेट लेजिस्लेचर है, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी है, यूनियन टेरिटरी और फिफ्थ शेड्यूल और 6th शेड्यूल। ये सारे के सारे, और याद रखने आपको, इसको सीरियसली ले। अगर आप गंभीर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हवा में तीर न चलाएं और ये याद कर लें। एक बार जब ये पता चल गया तो फिर आप अंदाजा लगा लेंगे कि 2/3 बहुमत किसमें चाहिए होता है, क्यों चाहिए होता है, क्योंकि आपने मोटे तौर पर कवरेज कर दी, ठीक है। और फिर क्या है, 360 आर्टिकल पढ़ो, और फिर 368 आर्टिकल में वो 2/3 प्लस राज्यों का क्यों किया गया है वो आपको देखना है फिर, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि व्हाट विल फॉलो इफ ए मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय द राज्यसभा। अगर राज्यसभा ने सब्सटेंशियली या उसमें काफी संशोधन कर दिया मनी बिल को, तो क्या होगा फिर, ऐसे में क्या हो सकता है। तो आपके सामने है कि लोकसभा में स्टिल प्रोसेस विद द बिल, कि लोकसभा आगे बढ़ेगी उस बिल से, एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा, कि वो एक्सेप्ट भी कर सकती है और एक्सेप्ट न भी कर सकती है, एक्सेप्ट न भी कर सकती है। लोकसभा क्या है कि वो आगे बढ़ सकती है। दूसरा है लोकसभा उस बिल को आगे कंसीडर नहीं कर सकती। तीसरा है लोकसभा राज्यसभा के पास दोबारा भेजेगी रिकंसिडरेशन के लिए। और चौथा है प्रेसिडेंट है वो ज्वाइंट सिटिंग बुलाएंगे बिल को पास करवाने के लिए। तो आपको बताना है कि चारों क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, और इससे आपके फंडामेंटल्स क्लियर भी हो जाएंगे इससे। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए, कि लोकसभा कोई जरूरी नहीं है उसकी रिकमेंडेशन माने। लोकसभा है उसके पास रिस्ट्रिक्टेड पावर है, कोई ज्यादा पावर है नहीं, वो रिजेक्ट या अमेंड नहीं कर सकती मनी बिल को, वो सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है। और बिल है वो 14 दिन के अंदर वापस भेजे लोकसभा को, और चाहे विदाउट और विद रिकमेंडेशन है वो लोकसभा उसको मान भी सकती है, रिकमेंडेशन को न भी मान सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, मतलब कि पास माना जाएगा बिल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन आपकी। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वर। आपने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली संविधानिक सभा है, संविधान सभा है, उसके बारे में सुना है। तो आपको ये बताना है कि जो उसके मेंबर बनते थे, कहां से, प्रोविंसेस वाले मेंबर है, वो कैसे होते थे, वो मतलब उनका इलेक्शन कैसे होता था। क्या वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते थे जनता द्वारा, या नॉमिनेटेड है वो कांग्रेस द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा नॉमिनेटेड होते थे, या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जैसे कि विधानसभा ने इलेक्ट करके जैसे राज्यसभा में भेजते हैं ना इनडायरेक्ट इलेक्शन से, वैसे करके भेज दिया, या फिर सिलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर एक्सपर्टाइज इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। तो इसमें से कौन सा होगा, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर वाला होगा कि गवर्नमेंट सिलेक्ट करेगी। तो इसका राइट आंसर है सी, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, या दूसरे शब्दों में जैसे विधानसभा है ना वैसे, तो जो एमएलए है वो सिलेक्ट करेंगे, कैसे राज्यसभा के मेंबर होते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं वैसे। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट इनेक्टेड द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोट आइडेंटिफाइड एज इट्स ऑब्जेक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में आए ये भी आमतौर पर जब ऐसे क्वेश्चन देखते हैं बच्चे भाग जाते हैं।
ठीक है, क्योंकि वो सिलेक्शन यही 2-4 क्वेश्चन परसेंटेज ही दिलवाती है, बाकी तो सारे लोग एक जैसे होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो सबको आते होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत होते हैं जो कि आपको परेशान कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि पंचायत राज 1992 में पंचायती राज अधिनियम है, अमेंडमेंट एक्ट है, वो बन गया, पास हो गया, लेकिन जो ट्राइबल एरिया है, ठीक है, शेड्यूल एरिया जिसको आप बोल सकते हैं, उसमें वो बाद में आया, बाद में एक्सटेंड किया गया। पंचायत राज है वो एक्सटेंड किया गया, तो उससे रिलेटेड फिर एक्ट बना 1996 में। आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइड एज इट्स ऑब्जेक्टिव, कि इसका ऑब्जेक्टिव निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। फिर टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस, क्या उनको मतलब कि जो जनजातीय एरिया है, जनजातीय एरिया है, वहां पे जो ट्राइबल एरिया है वहां पे उनको सेल्फ गवर्नेंस प्रोवाइड करना इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है क्या। टू रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल राइट्स, टू क्रिएट ऑटोनोमस रीजन इन ट्राइबल एरिया, टू फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। तो देखो 3 स्टेटमेंट है, बहुत कॉन्सेप्चुअल टाइप की है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई कानून आए ये फायदा ना पहुंचाए उनको, तो सिर्फ एक ही ऐसा है जो बचता है, ऑप्शन सी, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके खिलाफ है। क्या है? ऑटोनोमस रीजन है ट्राइबल एरिया, वो नहीं बनाए जा सकते, हो सकता है स्टेट कन्विंस हो, राज्य वो उनको बुरा लगे, ठीक है। तो बाकी क्या है कि एक्सप्लोटेशन से बचाना है, ये ऑब्वियसली उसका ऑब्जेक्टिव है। ट्रेडिशनल राइट को रिकॉग्नाइज करना, सेल्फ गवर्नेंस है, ये सब देना, ठीक है। तो राइट आंसर क्या इसका? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर किसी को पूरा पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। आगे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के ऊपर बहुत सारे एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, हर जगह पे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसका रट्टा अच्छा मारो। कंस्टिट्यूटेड एट द एक्सपायरेशन ऑफ एवरी 5th ईयर, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से क्या ठीक नहीं है। तो क्या 5 साल के बाद बनाया जाता है? रिकमेंड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड ऑफ टैक्स बिटवीन सेंट्रल स्टेट, क्या ये सेंट्रल स्टेट के बीच में जो टैक्स आता है उसको कैसे बांटना, उसके बारे में बताता है क्या? रिकमेंडेशन देता है क्या? एक चेयरमैन होता है और 4 मेंबर होते हैं, क्या ऐसा है? इट एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, क्या इसकी एडवाइस है वो बाइंडिंग है गवर्नमेंट के ऊपर? तो ये आपके सामने ऑप्शन है, तो बताइए कि क्या है इसका? इसका राइट आंसर है कि इसकी एडवाइस है बाइंडिंग नहीं, बाकी सारे ठीक है ये, ठीक है। 5 साल के बाद बनाया जाता है, इसका काम है रिकमेंड करना सेंट्रल स्टेट में कैसे जो पूल होगा टैक्सेस का उसको डिवाइड करना है, और चेयरमैन और इसके 4 मेंबर होते हैं, और इसके एडवाइस रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर, मानने तो ठीक है, ना मानने तो ठीक है। हु कैरेक्टराइजेस इंडियन यूनियन एज फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन है जो अच्छे तगड़े रट्टे चाहिए, आपके थोड़ी समझ भी चाहिए, आपने पढ़े हुए आने जरूरी है, ठीक है। आपको ये बताना है, ठीक है, कि किसने बताया ये, या किसने इसको ऐसे वर्णन किया कि फेडरेशन भारत है, इंडियन यूनियन है, मतलब भारतीय संघ है, वो फेडरेशन विद ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, जिसकी टेंडेंसी है काम करने की वो सेंट्रलाइजिंग है, लेकिन वैसे फेडरेशन है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है उसकी एक्सप्लेन करने की इंडियन यूनियन को, ये किसने की थी? ये भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है वो है आइवर जेनिंग्स ने। इसके अलावा कुछ एक स्टेटमेंट और भी है, वो भी आप थोड़ा देख ले ताकि आप एक जगह पे टलक जाएं इस तरह के, क्योंकि ये वाली जो क्वेश्चन है वो आपको तंग कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन वेरियसली डिस्क्राइब्ड एज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, क्वासी फेडरल बाय केसी वेरे, बार्गेनिंग फेडरलिज्म बाय मॉरिस जोन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाय ग्रेनवाइन ऑस्टिन, और फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी आइवर जेनिंग। तो ये चारों की या 500 जितने भी स्टेटमेंट है, इसको आप नोट जरूर कर लें, ये आपके लिए सिरदर्द बन सकती है। इस तरह की स्टेटमेंट आपको सिरदर्द बनेगी। तो जो बच्चा ऐसी स्टेटमेंट से भागेगा वो ऑब्वियसली के एग्जाम से भाग जाता है। फिर विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंडियन अफेयर्स बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्या लिखा है कि विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंडियन अफेयर्स बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, की ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडिया के मामले को डायरेक्ट देखना स्टार्ट कर देगी। पहले कंपनी के अधीन थे, प्राइवेट मामले चल रहे थे, अब सरकार के अधीन आ रहे हैं। तो आपको बताना है कि सरकार कब से इसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया, या सरकार का कंट्रोल कब से आना स्टार्ट हुआ, किस एक्ट से ये सरकार का कंट्रोल इसमें आना स्टार्ट हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 1784 है।
और ये एक्ट है दो रीजन से। पहला फेमस था, सिग्निफिकेंट था कि पहला कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया। पहली बार कंपनी की जो टेरिटरी थी, कंपनी कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी बात हो रही है, अब उसको बोले जाने लगा कि ब्रिटिश का पोसेशन है, मतलब ब्रिटिश के अधिग्रहण है इंडिया में। दूसरा क्या है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सुप्रीम को कंट्रोल है कंपनी के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन पे वो ले लिया। 1868 क्वेश्चन है, नो डिमांड फॉर ग्रांट इज टू बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है कि नो डिमांड फॉर ए ग्रांट इज टू बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, कि किसकी अनुमति से पार्लियामेंट में मनी बिल है वो आएगा, मतलब कि पैसा है का हिसाब किताब से रिलेटेड कोई बिल है, पार्लियामेंट में तो किसकी अनुमति से आता है, तो ऑब्वियसली क्या है, राष्ट्रपति की अनुमति से आएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति की अनुमति से आएगा। तो आंसर क्या इसका, प्रेसिडेंट इसका आंसर होगा। आसान सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। क्वेश्चन आ गया आगे, विच इज करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से क्या बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है, क्या करेक्टली मैच्ड है। अमेंडमेंट प्रोविजन आर्टिकल 268, क्या ये बात सही है। ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल 74, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 365, इंटरस्टेट काउंसिल आर्टिकल 264। तो इसमें आपको यह बताना है कि करेक्ट मैच कौन सा है। देखो प्रेसिडेंट रूल है 365, ये करेक्ट है। ये एक तो 356 होता है जो आमतौर पर स्टूडेंट को पता होगा, लेकिन एक 365 होता है जो कुछ एक स्टूडेंट को पता होगा जो कि इंटरेस्ट रखते हैं या कोई अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो वो 365 ये है कि अगर सेंटर की डायरेक्शन को, इंस्ट्रक्शन को न माने, कौन न माने, राज्य सरकार, तो ऐसे सिचुएशन में क्या है कि संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। तो जो यूनियन की पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, उसका मानना, एडवाइस मानना ये जरूरी है, वरना 365 के तहत सरकार को डिसमिस किया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और अमेंडमेंट वाला प्रोविजन कहां पे है, 368 में है, तो इसलिए वो गलत हो गया था। गलत हमने पूछा था, ठीक कौन सा है। ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर 78 में और इंटर स्टेट काउंसिल है 263 है। पिछले सेशन में आया था ये इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में शायद। आगे देखिए, अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, जो प्लानिंग कमीशन जो इसने की इंडिया में 2017 तक और 1950 से लेकर, मतलब 50 कितना होगा 67, लगभग 70 साल तक प्लानिंग कमीशन का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। स्पेशली 60 साल तो आप बोल सकते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सुपर कैबिनेट, कैबिनेट मतलब इसको ये माना गया था, बहुत सारी चीजों से इसको नवाजा गया था। तो कहने का मतलब है कि इसकी रिकमेंडेशन किसके बजाय किसने दी थी कि ये प्लानिंग कमीशन ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड। एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड है इसका राइट आंसर है। ठीक है, और ये 1900, जैसा आपको पता है 1950 में बना है, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बना था यूनियन कैबिनेट के, और इसकी रिकमेंडेशन किसकी थी, एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड 1946 में बना था और चेयरमैन थे केसी नियोगी। केसी नियोगी इसके चेयरमैन थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाता है 871, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 871 में लिखा हुआ है यहां पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोटेम स्पीकर्स। प्रोटेम स्पीकर का नाम आपको पता होगा, सुना होगा। ठीक है, एक स्पीकर होता है लेकिन एक प्रोटेम स्पीकर भी एक कोई टर्म है। ठीक है, अब स्टेटमेंट देखिए कि आपको शायद अगर आपने पहली बार सुन रहे हो प्रोटेम स्पीकर के बारे में, तो ये क्लैरिटी थोड़ी और हो जाएगी इससे। ठीक है, जैसे लोकसभा में होता है वहां पे, यहाँ पे विधानसभा में हो सकता है, इसलिए स्पीकर्स वर्ड भी यूज किया गया, मतलब अलग अलग जगह की बात आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है कि आर्टिकल 180 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स गवर्नर द पावर टू अपॉइंट ए प्रोटेम स्पीकर, कि गवर्नर है वो अपॉइंट करेगा प्रोटेम स्पीकर को। यहां पे बात किसकी हो रही है, इसका मतलब यहां पे विधानसभा की हो रही है। दूसरा, पावर ऑफ स्पीकर प्रोटेम आर नोट को एक्सटेंसिव विद द पावर ऑफ द इलेक्टेड स्पीकर, कि जितनी इलेक्टेड पावर स्पीकर की पावर होती है उतनी पावर उसके पास नहीं है, उतनी पावर उसके पास नहीं है। तो क्या दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या दूसरी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर देखो, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है कि जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं ना उसके पावर उतनी होती है जितनी की इलेक्टेड स्पीकर के पास होती है। ठीक है, कोई पावर में फर्क नहीं है, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही, आंसर क्या हो गया, ए हो गया। और ये जो फैसला है कई बार कोर्ट केस भी हुआ है,
जैसे कि अगर आपके पास पीडीएफ है तो इसमें पढ़ेंगे आप बॉम्बे हाई कोर्ट का क्या डिसीजन आया है और उड़ीसा हाई कोर्ट का क्या डिसीजन आया। इस मामलों पे जो विवाद आया कि भैया प्रोटेम स्पीकर कौन, तो उसने बोला कि कोर्ट ने कि प्रोटेम स्पीकर भी वही है जो इलेक्टेड स्पीकर है, फर्क कोई नहीं है पावर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल डील्स विद, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट है, इसका संबंध किससे है? आपने कैट का नाम सुना होगा, एक कोर्ट्स होते हैं एक ट्रिब्यूनल होते हैं इंडिया में, तो जहां पे ये कैट की बात आती है ना, तो कैट किसका मामला निपटाता है? क्या रिक्रूटमेंट मैटर है, प्रमोशन मैटर है, डिसिप्लिनरी मैटर है, रिक्रूटमेंट एंड ऑल सर्विस मैटर है, ये क्या है सारे मामले में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो है डी। इसका राइट आंसर क्या है? एक तो रिक्रूटमेंट के मामले देखता है, अगर कोई रिक्रूटमेंट विवाद हो, आपने सुना होगा जो एसएससी के स्टूडेंट होते हैं ना, इसके चिपक कर चलते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, कैट है, ठीक है, उसके बगैर मतलब वहां पे क्या है कि कंपटीशन एसएससी में इस ढंग से होता है कि क्योंकि इसमें मैथ और इंग्लिश ज्यादा होती है ना, तो इस वजह से क्या होता है कि स्टूडेंट ज्यादा अपीयर हो जाते हैं उसमें, और मतलब दूसरे टाइप की जॉब है, यूपीएससी के बाद में दूसरे नंबर की जॉब आ जाती है। तो कहने मतलब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, कंपटीशन बहुत होते हैं, फेजेस बहुत होती है उसमें, तो कहीं कहीं मामला उलझ जाते हैं कोर्ट केस से रिलेटेड, और फिर ट्रिब्यूनल का रोल काफी ज्यादा आ जाता है उसमें। बाकी एग्जाम में ऐसा नहीं होता। और ये आर्टिकल 323 ए के तहत है, पार्लियामेंट एम्पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है ट्रिब्यूनल को बनाना। ठीक है, ट्रिब्यूनल को बनाना, और आप इससे रिलेटेड कुछ और चीजें पढ़ना चाहें तो और भी पढ़ सकते हैं। Origin of UPSC can be traced to, ठीक है, क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ यूपीएससी कैन बी ट्रेस्ड टू। यहां पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो यूपीएससी है उसका ओरिजिन कब हुआ, इसका जिक्र कब हुआ, तो यह इसका राइट आंसर 1919 एक्ट में इसका जिक्र हुआ, मतलब अप्रूवल आई, और 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है वो सेटअप हुआ। ठीक है, और उसके बाद में किस पर्पज के लिए? सिविल सर्वेंट बनाने के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए उनकी, और उसके बाद ये क्या है, इसने आखिर में यूपीएससी की फॉर्म ले ली। क्वेश्चन नंबर 874, ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट बाय वे ऑफ टैक्सेस एंड अदर रिसीव्ड्स फॉर द कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बिजनेस आर क्रेडिटेड टू द। क्या क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के पास में पैसा आता है, रेवेन्यू आ जाता है, किससे? टैक्सेस से और बाकी जगह और रिसीट से, जैसे कि लोन वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह है, इससे पैसा आता है। बताना आपको यह है कि गवर्नमेंट का जो बिजनेस है वो किस खाते में जाता है। गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा आया, वो खाता कौन सा होगा, उसका नाम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, इसमें पहुंच जाएगा। ठीक है, सही, वो डायरेक्ट टैक्सेस हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, लोन हो, पैसा उधार लिया हो, दिया हो, सारा पैसा का लेन देन हिसाब किताब है, एक्सपेंडिचर और इनकम से रिलेटेड है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। व्हेन द एनुअल बजट, यूनियन बजट इज नॉट पास बाय द लोकसभा, जब एनुअल यूनियन बजट है लोकसभा द्वारा पास नहीं किया जाता, पास नहीं किया जाता, तो क्या है फिर? कि बजट इज मॉडिफाइड एंड प्रेजेंटेड अगेन, बजट इज रेफर टू द राज्यसभा फॉर सजेशन, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज आस्क्ड टू रिजाइन, प्राइम मिनिस्टर सबमिट द रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, सेंटेंस का क्या मतलब हुआ कि अगर मान लो बजट चल रहा है और वहां पे डिबेट में लोकसभा में हार जाती है गवर्नमेंट, पास ही नहीं हुआ, कट मोशन पास नहीं हो रहा है, बजट पास नहीं हो रहा है, तो ऐसी हालात में क्या है कि प्रेसिडेंट है, इसका मतलब कि सरकार गिर गई, सरकार का बहुमत होना चाहिए ना लोकसभा, इसमें लोकसभा में पास तो तभी होगा, तो सरकार गिर गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर है फिर रिजाइन करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं करेंगे, वो तो जो प्राइम मिनिस्टर करेंगे सारे ही बाहर हो जाएंगे। जैसे थी ना एक पिक्चर आई थी, हेरा फेरी थी, पता नहीं कौन सी, फिर हेरा फेरी थी, उसमें जो ऊपर वाला था लटका हुआ था, उसके नीचे उसकी टांग पकड़कर सारे लटके हुए थे, ऐसे लटके हुए थे ना टांग पकड़कर, तो उसने अगर ऊपर वाले ने हाथ छोड़ दिया तो ये सारे गिर जाएंगे, तो ऐसे ही क्या है कि प्राइम मिनिस्टर ने हाथ छोड़ दिया, सारे नीचे लटक जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा फिर? इसका राइट आंसर होगा डी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आ गया आपके सामने, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेंट इन द
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन ईयर 1950 कि 1950 में भारत के संविधान में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है 1935 से आए, तो ये क्या थे, ये क्या किस रूप में आए, ये तो फंडामेंटल राइट के रूप में आए, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में, या एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, या कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये किस रूप में इसमें आए। तो इसका राइट आंसर क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसका ही इंस्ट्रक्शन देना गवर्नमेंट को, इंस्ट्रक्शन देना गवर्नमेंट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 877 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 877 है, और क्या इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट टू द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट में बजट पेश होगा और ये बजट है बनाता कौन है, प्रेजेंट कौन करता है, कौन सा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, इकोनॉमिक अफेयर्स है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, या एक्सपेंडिचर है, कौन सा डिपार्टमेंट है ये इसको बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, इस बजट को बनाने और पेश करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली द्वारा, या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द्वारा, किसके द्वारा ये है स्वीकार किया गया, बताइए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, संविधान सभा द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया। कई क्वेश्चन आपको आसान भी मिलेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी हो सकते हैं। 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट किया गया, प्रीएम्बल पे भी लिखा है 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर है 879, आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए कमीशन टू द कंडीशन फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि आर्टिकल 340 है, संविधान में आर्टिकल 40 है, जो कि ये बताता है कि जो किससे रिलेटेड है, आपको ये बताना है किसकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ये कमीशन है, किस सिचुएशन को, स्थिति को सुधारने के लिए कमीशन की बात की गई है आर्टिकल 340 में, आर्टिकल 340 में किसकी बात की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है कि सोशली एंड बैकवर्ड, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, सोशली एंड एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस इसका आंसर होगा, उसके उत्थान के लिए एक कमीशन है आर्टिकल 340 के तहत, उसकी सिचुएशन को बेटर बनाने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए कि क्या चल रहा है उसका क्या नहीं चल रहा है, प्रेसिडेंट है वो ऑर्डर से इस कमीशन को अपॉइंट कर सकते हैं। व्हेन ए फाइनेंशियल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है तो क्या होता है उसमें, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये भी, फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है तो क्या होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम में रिपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट विल स्टॉप, कि गवर्नमेंट का जब भुगतान करने हैं लोन को वो रुक जाएगा, गवर्नमेंट कुछ नहीं पे करेगी किसी का, ठीक है। पेमेंट ऑफ सैलरी टू पब्लिक सर्वेंट विल बी पोस्टपोन, की सैलरी है वो पोस्टपोन हो जाएगी, भुगतान नहीं होगी, टाल दी जाएगी। तीसरा है सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉय मे बी रिड्यूस, कि किसी की भी सैलरी कम हो सकती है। और चौथा यूनियन बजट विल नॉट बी प्रेजेंटेड, बजट पेश नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है वो है कि सैलरी कम हो जाएगी, पोस्टपोन का मतलब होती है फिर पे करनी पड़ेगी, इससे अच्छा कम ही कर दो ताकि पे न करनी पड़े। तो ऐसा किया जा सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी द्वारा, फाइनेंशियल इमरजेंसी में कि सैलरी है जिसकी मान लो 50,000 थी, उसकी हो सकती है 10,000, ताकि दाल रोटी सबको मिल जाए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लीडर ऑफ द हाउस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लीडर ऑफ द हाउस। लीडर ऑफ द हाउस, ये वर्ड आपने लीडर ऑफ अपोजिशन का हो सकता है पिछले सेशन में सुना हो, जिक्र नाम आया था लीडर ऑफ द अपोजिशन, अब है लीडर ऑफ द हाउस, उसका जिक्र है, सदन का नेता। तो आपको यह बताना है कि द टर्म लीडर ऑफ द हाउस हैज बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या यह बात सही है कि संविधान में
संविधान में जो टर्म है लीडर ऑफ द हाउस है, ये डिफाइन की गई है प्रॉपर कि कौन है लीडर ऑफ द हाउस, ये बताया गया है संविधान में। क्या ये बात सही है? दूसरे, लीडर ऑफ द हाउस इन द लोकसभा इज प्राइम मिनिस्टर बाय डिफॉल्ट इफ ही इज ए मेंबर ऑफ दैट हाउस। कि अगर लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ द हाउस होता है, बशर्ते है कि वो हाउस का मेंबर होना चाहिए। लीडर ऑफ द लोकसभा नेवर सिट इन द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, कि वो कभी भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में लोकसभा का लीडर है वो बैठता नहीं है, वो बैठता नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, यह आपको बताना है। नेवर सिट है इसमें, मतलब बिजनेस एडवाइजरी जो कमेटी होती है उसमें वो नहीं आएगा। बिजनेस एडवाइजरी किस पर्पज के लिए होती है? कामकाज चलाने के लिए, कि सदन का काम कौन सा बिल आएगा कौन सा नहीं आएगा, ये बातें करने के लिए। ठीक है, पास कैसे करवाना है, इसको कैसे रिजेक्ट करना है, इन सारी चीजों के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है डी। ये है ना जो लीडर ऑफ द हाउस है, ये संविधान में जिक्र नहीं है इसका। ये जो बिजनेस के प्रोसेस होता है, रूल एंड रेगुलेशन पार्लियामेंट के होते हैं, उसमें जिक्र है। कामकाज को चलाने के लिए वहां पे सुविधा है पार्लियामेंट के, जो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं ना, उसमें है इसका जिक्र। ठीक है, द टर्म लीडर ऑफ द हाउस हैज बीन डिफाइंड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या है, प्राइम मिनिस्टर है ना, अगर वो लोकसभा में उसका मेंबर है, जैसे मनमोहन सिंह मेंबर नहीं था, तो वो क्या लीडर ऑफ द हाउस नहीं था, वो किसका था? लीडर ऑफ द इसका हाउस नहीं था, वो राज्यसभा का होता था फिर। तो उसमें क्या है, उसने जिम्मेदारी सौंप रखी थी। तो जो अगर प्राइम मिनिस्टर है, लोकसभा का नहीं है मेंबर है, तो वो क्या किसी मंत्री को अपॉइंट कर देगा कि ये लीडर ऑफ द हाउस है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये जो होगा वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, उसका मेंबर नहीं होगा। और बिजनेस जो एडवाइजरी कमेटी है उसका रिप्रेजेंट कौन करेगा? ही और सी इज रिप्रेजेंटेड बाय मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट अफेयर्स। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोवाइड, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। बताना आपको यह है कि जेपीएससी है, उसकी अपॉइंटमेंट कौन कर सकता है? क्या प्रेसिडेंट कर सकते हैं जेपीएससी की अपॉइंटमेंट? क्या पार्लियामेंट करेगी, या यूपीएससी करेगी, या स्टेट गवर्नर करेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं ना, वो डायरेक्टली संविधान में लिखा हुआ उनका जिक्र, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जबकि जो ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है ना, वो पार्लियामेंट के एक्ट से क्रिएट की जा सकती है। इसका मतलब वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज मेक्स रिकमेंडेशन टू द गवर्नर ऑफ ए स्टेट एज टू द प्रिंसिपल फॉर डिटरमाइनिंग द टैक्सेस एंड ड्यूटीज विच मे बी एप्रोप्रिएटेड बाय द पंचायत इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। मतलब कि गवर्नर को कौन रिकमेंड करेगा कि टैक्सेस और ड्यूटी है राज्य सरकार द्वारा, वो क्या तरीका हो कि जो ग्राम पंचायत है ना उनको खर्चा मिले। ग्राम पंचायतों को पैसा देने के लिए कौन रिकमेंड करेगा, किसको? गवर्नर को। यहां पे गवर्नर का मतलब होगा कि इसका मतलब क्या है कि सरकार को कौन एक ऐसी बॉडी है जो कि इसको ये रिकमेंडेशन देगी। तो इसका राइट आंसर क्या है? जैसे केंद्र में होता है फाइनेंस कमीशन, यहां पे स्टेट फाइनेंस कमीशन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है स्टेट फाइनेंस कमीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट है? लोकसभा है वो 5 साल से पहले डिजोल्व की जा सकती है। लोकसभा है वो 6 साल के लिए भी एक्सटेंड की जा सकती है। लोकसभा इज नेवर डिजोल्व बिफोर 5 years। 5 साल से पहले कभी डिजोल्व नहीं हो सकती लोकसभा। ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है लोकसभा के मेंबर का। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो ये तो बिल्कुल गलत है। लोकसभा का जो मेंबर होगा, एमपी होगा, वो डायरेक्ट इलेक्शन से होता है। राज्यसभा का इनडायरेक्ट होता है। एक बात ठीक होगी। 5 साल से पहले डिजोल्व नहीं हो सकती, ये भी गलत है। 5 साल से पहले भी हो सकती है डिजोल्व, अगर बहुमत नहीं है किसी के पास में तो ऑब्वियसली डिजोल्व हो जाएगी।
लोकसभा कैन बी एक्सटेंड ओनली अप टू 6 years। और दूसरा पहला क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट, लोकसभा कैन बी डिजोल्व बिफोर 5 साल से पहले डिजोल्व हो सकती है अगर किसी के पास बहुमत नहीं है। तो ये जो आंसर है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। इसमें 5 साल से ऊपर उसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर इमरजेंसी लगी हो तो वो एक असाधारण सिचुएशन आ जाएगी। इमरजेंसी लगी होगी तो असाधारण सिचुएशन आ जाएगी। तो क्या होगा फिर, लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कानून बनाकर 1 साल के लिए उसको एक समय पर 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। पार्लियामेंट के लिए कानून बनाना पड़ेगा पार्लियामेंट में अगर उसको एक्सटेंड करना है इमरजेंसी के दौरान। ठीक है। और जब वो, और कितने समय के लिए हो सकता है, कितने भी समय के लिए हो सकता है, 1 साल एक बार में। ठीक है। और जैसे इमरजेंसी खत्म हो जाए 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराना जरूरी है। और उससे पहले 5 साल से पहले क्या है, राष्ट्रपति डिजोल्व कर सकते हैं उसको अगर किसी के पास में बहुमत नहीं है। ठीक है। और इसका जो फैसला होता है राष्ट्रपति को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। दूसरी बात क्या है कि अगर मान लो 5 साल होते हैं तो राष्ट्रपति होनी ऑटोमेटिक ही डिजोल्व हो जाती है। फिर वो 5 साल होने के बाद ऑटोमेटिकली डिजोल्व हो जाती है। और इसकी जो 5 तारीख की मियाद है वो पहली जो सिटिंग होती है, मीटिंग होती है, पहली मीटिंग लोकसभा की, उसके पहले दिन से स्टार्ट हो जाती है। जिस दिन पहली मीटिंग होगी डेट, उसी दिन से इसका खाता स्टार्ट हो जाएगा, मीटर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसके 4-5 फीचर आपको याद रख लेने। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैन डिक्लेयर ए सीट वैकेंट इफ ए मेंबर एब्सेंट्स हिमसेल्फ विदाउट परमिशन फ्रॉम द सेशन फॉर। कि स्टेट लेजिस्लेचर के केस में हो सकता है, हमने पहले लोकसभा का जिक्र किया हो, कभी क्वेश्चन आया हो, लेकिन ये राज्य की विधानसभा में है कि सीट खाली कब माने जाएगी। मतलब जब मेंबर है कितने दिन एब्सेंट होगा बिना परमिशन के। अगर 60 दिन एब्सेंट हो जाए बिना परमिशन के, अगर 60 दिन एमएलए गायब हो जाए तो उसका पत्ता कट जाएगा। ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज द राइट टू ऑडियंस इन। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कि भारत का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है, वो किस कोर्ट में बैठ सकता है? एनी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एनी सेशन कोर्ट, या एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, किस में बैठ सकता है? तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा ना, वो होगा डी आंसर। डी आंसर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, इंक्लूडिंग पार्लियामेंट में भी वो दोनों सदनों में डिस्कस कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, पार्लियामेंट की मीटिंग में जा सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, डिस्कस कर सकता है। किसी कोर्ट में जो इंडिया के टेरिटरी में आ रहा है उसमें वो जा सकता है। तो राइट आंसर क्या है इसका? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरस्टेट काउंसिल कैन बी सेटअप अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय। थोड़ी देर पहले भी जिक्र आया था इंटरस्टेट काउंसिल का, उसमें आर्टिकल आपको टैली करना था। अब आ जाता है कि यहां पे फिर जिक्र आ गया है कि इंटरस्टेट काउंसिल है वो 263 आर्टिकल के तहत संविधान में जिक्र है इसका कि वो सेटअप की जा सकती है। तो आपको यह बताना है कि इसको फिर सेटअप है वो किसके द्वारा की जाएगी। तो इसका राइट आंसर है प्रेसिडेंट द्वारा। प्रेसिडेंट है, आर्टिकल 263 के तहत प्रोविजन है इंटरस्टेट काउंसिल का कि राष्ट्रपति चाहे वो कब मुद्दे आते हैं, जब एक राज्य है एक केंद्र के साथ में, या 2 आपस में भिड़ गए हैं, 2-3 राज्य आपस में भिड़ गए हैं किसी मुद्दे के ऊपर। ठीक है। तो उसको समझाने के लिए, उसको इंटीग्रेट करने के लिए, डिस्प्यूट को संभालने के लिए ये जो इंटरस्टेट काउंसिल है इसका रोल आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन इज नॉट एसेंशियल फॉर द इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन है वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है? इन 4 में से कौन सी एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है? सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट लेस देन 35 years of एज, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, या मेंबर ऑफ लोकसभा, या मेंबर ऑफ लोकसभा। आपको बताना है कि कौन। बताओ। देखो, राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा के मेंबर जितनी क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, लेकिन वो मेंबर हो ये कोई जरूरी नहीं है। लोकसभा का मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन हो लेकिन मेंबर हो ये कोई जरूरी नहीं है। 35 साल का हो, भारत का नागरिक हो। ठीक है। द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली।
पहले कलकत्ता होती थी भारत की कैपिटल, फिर दिल्ली हुई। तो ये कब हुआ, ये करिश्मा है वो कब हुआ, या ये काम कब हुआ? तो आपका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है वो है 1911। 1911 में राजा और रानी भारत आए, राजा और रानी भारत आए दिल्ली दरबार में। उन्होंने यह घोषणा की कि भारत की कैपिटल है अब कलकत्ता नहीं, दिल्ली होगी। किंग्समैन केप में होगा किसका? वाइसराय का महल। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन? निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का जो रूपरेखा है, नींव है भारतीय प्रशासन में, वो किस एक्ट के जरिए रखी गई? वो किस एक्ट के जरिए रखी गई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है वो। दिस एक्ट इज ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस। किस मुद्दे पे? कि पहला स्टेप तो ये था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उठाया था, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया की कंपनी भारत में, उसको रेगुलेट करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे। ये 1773 में बात आई। इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो ये थोड़ा सा रट्टे मार लेना। Which of the following directives is or are outside the part 4 of the Indian Constitution? निम्नलिखित में से जो चार है, डायरेक्टिव है चार, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा नहीं है, मतलब पार्ट 4 में शामिल नहीं है। इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूं, दोबारा समझ लेना, पार्ट 4 में नहीं है। ये नहीं बोला गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का है नहीं, वो पार्ट 4 में नहीं है। लेकिन ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। क्या है इसमें? क्लेम्स ऑफ SC एंड ST टू पब्लिक सर्विसेज, इंस्ट्रक्शन इन अ मदर लैंग्वेज टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी चिल्ड्रन, डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। ये 3 स्टेटमेंट है, आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट है। कौन सा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 वाले हैं, पार्ट 4 वाले वो नहीं है। तो ये तीनों ही नहीं है। ये क्या है? तीनों ही। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है डी हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि संविधान में नहीं है डायरेक्टिव, संविधान में तो है, लेकिन पार्ट 4 वाले में नहीं है। वो क्या है कि संविधान का जो दूसरे पोर्शन है ना, उसमें जिक्र है इनका, उसमें जिक्र अलग अलग आर्टिकल में संवैधानिक है। ये सारी चीजें अलग अलग आर्टिकल है इसके लिए, लेकिन वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 वाले नहीं है। इसके अलावा भी डायरेक्टिव्स है, इसके अलावा भी डायरेक्टिव्स है। तो वो जो सम अदर डायरेक्टिव्स है ना, उसमें एक तो क्या है 335 आर्टिकल है। दूसरा ये जो क्लेम ऑफ SC एंड ST क्लेम कर सकते हैं, मदर लैंग्वेज वाला, मदर टंग में, भाषा में उसका ज्ञान बढ़ना चाहिए, तो वह है 350A का। और फिर है डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, और यह है 351 आर्टिकल। ये आपका क्वेश्चन था। द पर्सनल सिस्टम ऑफ एनी लोकल अथॉरिटी, कॉर्पोरेट बॉडी और पब्लिक इंस्टीट्यूशन कैन बी प्लेस्ड विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द UPSC। मतलब कि UPSC किस किस के और रिक्रूटमेंट करे। लोकल अथॉरिटी, मान लो जो पंचायतों से रिलेटेड मामला, उसकी अगर रिक्रूटमेंट करवानी हो, या कोई और कॉर्पोरेट बॉडी बनाई दी जाती है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है, तो उसकी अगर रिक्रूटमेंट करनी है UPSC को, उसका जुरिडिक्शन के अंतर्गत लाना है UPSC के, तो बताओ कि कैसे होगा? फिर वो कैसे होगा? किसकी अप्रूवल चाहिए? कौन उसको ये स्वीकृति देगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इसका राइट आंसर होगा कि पार्लियामेंट कैन प्लेस द पर्सनल सिस्टम ऑफ एनी अथॉरिटी, कॉर्पोरेट बॉडी और पब्लिक इंस्टीट्यूशन विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ UPSC। हेंस जुरिडिक्शन ऑफ UPSC कैन बी एक्सटेंडेड बाय एन एक्ट मेड बाय द पार्लियामेंट। विद रेफरेंस टू द लोक अदालत, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में ये भी आया लोक अदालत के ऊपर। लोक अदालत के ऊपर क्वेश्चन है, आपको बताया गया 4 स्टेटमेंट नीचे है। बताना यह है कि कौन सी स्टेटमेंट है इसकी करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है कि लोक अदालत हैव द जुरिडिक्शन टू सेटल द मैटर्स ऑफ प्री लिटिगेटिव स्टेज एंड नोट दोज मैटर पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट। मतलब क्या इसका कि लोक अदालत है जो एक्चुअल में रजिस्टर हो चुका है मामला, केस चल रहा है, तारीखें लग रही है,
उन पे हाथ नहीं डालेगा, उससे पहले वाली स्टेज पे जो प्री लिटिगेटिव स्टेज होती है उन मामलों को शॉर्ट कर सकता है। क्या ये बात सही है? दूसरा, लोक अदालत कैन डील विद द मैटर विच आर सिविल एंड नॉट क्रिमिनल, केवल सिर्फ सिविल मामलों के लिए है लोक अदालत। लोक अदालत सिविल मामलों के लिए, क्रिमिनल मामलों के लिए नहीं है। ठीक है, आपस में जो सिर फूटने वाले मामले होते हैं, ठीक है, सिर फोड़ मामले में नहीं होगा, सिविल मामलों को, शादी ब्याह मामलों में हो सकता है। एवरी लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ आइदर सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर ओनली एंड नॉट एनी अदर पर्सन, कि या तो वो जुडिशियल पर्सन होगा, सर्विंग हो, रिटायर होना चाहिए, मतलब लोक अदालत में वो जुडिशरी के आदमी होने चाहिए, ये नहीं कि बाहर से बिठा दिए। और चौथी स्टेटमेंट है नन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट, कि कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ऊपर वालों में कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है कि डी, कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। देखने में आपको हो सकता है लगे कि सारी ठीक है, ऐसा हो सकता है आपके दिमाग में, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कोई भी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। देखिए क्या है, फिर इसको पढ़ लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आगे कम से कम गलत तो ना हो। अब हो गया तो कोई बात नहीं। तो लोक अदालत में एक तो चेयरमैन होता है, एक तो चेयरमैन बैठेगा जज के रूप में, दो बंदे होते हैं उसके मेंबर, और एक होता है सोशल वर्कर। तो इसका मतलब जुडिशरी से बाहर तो हो गया। अब जो चेयरमैन है ना, वो तो सिटिंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर होना चाहिए, लेकिन जो दो दूसरे बंदे बैठे हैं ना, वो लॉयर होने चाहिए। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई, कंपोजिशन कैसे होगा। अब आ जाता है कि जो लोक अदालत है उसके पास कैसे सेटलमेंट के लिए केस ट्रांसफर होता है। तो एक तो क्या है, जो कोई भी केस उससे भले ही वो कोर्ट के साथ में पेंडिंग हो, मतलब कितने लंबे समय से चल रहा हो, मामलों को निपटाने के लिए लोक अदालत बनाई गई है। फास्ट त्वरित अदालत है, वो इसी तरीके से बनाई गई है कि मामले फटाफट निपटे। तो एक तो क्या, कोर्ट कोई भी केस चल रहा हो। दूसरी बात क्या, अगर पहली स्टेज में भी है तो भी लिया जाएगा उसको, तो चाहे वो अंदर जा चुका हो या पहले उससे ऊपर ही लिटिगेटिव स्टेज वाला, दोनों ही केस इसमें अलाउड है। ठीक है, तीसरे और देख लेते हैं क्या फंडा था इसका, कि लोक अदालत है जुरिडिक्शन टू सेटल बाय वे ऑफ इफेक्टिंग compromise between parties any matter which may be pending before any court as well as matter at pre-litigative stage, that is dispute which have not yet been formally instituted in any court of law. Such matter may be civil or criminal in nature. तो से वो भले ही वो सिर फोड़ने वाले हो या शादी ब्याह वाले हो, कोई किसी जमीन वाले मुकदमे हो, किसी भी मुकदमे का ये निपटारा कर सकता है। ठीक है, ये एक्चुअल में कंप्रोमाइज करवाने का काम करता है, कंप्रोमाइज वाला सिस्टम है। तो मुझे लगता है कि आपने सारी चीजें समझ ली होगी, आगे से कम लोक अदालत के ऊपर क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। विद रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट इज करेक्ट। फाइनेंस कमीशन के ऊपर फिर क्वेश्चन आया, एग्जाम में बहुत बार आता है इसके ऊपर। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इट इंकरेजेस इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके लिए फॉरेन कैपिटल को, विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इट फैसिलिटेट प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस अमंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए वो पैसा है, फाइनेंस है, उसमें आसानी से मिल जाए उनको, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वो पैसा, उसके लिए ये काम करता है। तीसरा है कि ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, उसको सुनिश्चित करता है। मतलब इसका काम है कि भारत में जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी ट्रांसपेरेंसी वो बढ़ावा देता है। और फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर आंसर, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द स्टेटमेंट, कि एबीसी में तीनों ही गलत है, कोई ठीक नहीं है, कोई ठीक नहीं है। तो राइट आंसर क्या इसका, ये बिल्कुल सही बात है, कोई ठीक नहीं है, डी इसका आंसर हो जाएगा, डी है इसका आंसर हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या है कि आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज, सारी चीजें इसमें आ जाती है। तो ये तो एग्जीक्यूटिव का काम है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का काम नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए अगर ये होती कि जो पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो इंश्योर करती है तो भी चलो मान ले सकते हैं, वो कहीं कहीं हेल्प करती है। फिर क्या कैग है, कहीं कहीं हेल्प कर सकती है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन ये तो फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन दी और काम हुआ इसका। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अकॉर्डेड द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस टू। दूसरी भाषा का दर्जा, आधारिक भाषा का दर्जा है, जैसे कई और राज्य है, हरियाणा है, हिंदी के साथ में पंजाबी दूसरी भाषा, इस तरह से आपने सुना होगा कभी बात। तो यूपी में कौन सी है फिर ये भाषा? इसका राइट आंसर क्या है, यूपी में है वो है उर्दू।
ठीक है ना। उर्दू है और सुप्रीम कोर्ट ने भी 1989 में ये बात मानी कि हाँ उर्दू है उसको भाषा बनाया जा सकता है, ये राज्य का पूरा अधिकार है। कि ऐसे लगता है कि कोई दूसरी भाषा भी काफी ज्यादा पॉपुलर है, बोली जा रही है, तो हिंदी के अलावा ये भी एक चलेगी, ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकता है। Who said that the Indian Constitution established a unitary state with subsidiary federal features rather than a federal state with a subsidiary unitary feature? ये फिर वही आ गया जिसमें आपको अच्छे खासे रट्टे चाहिए और नोट्स बना लो। ऐसे जो थिंकर है ना, जो कौन किसने क्या बोला, क्योंकि आमतौर पे ये एक दो भी क्वेश्चन आ गया तो आपकी काफी ज्यादा रेल बना देंगे, मतलब कि आपका बैलेंस बिगाड़ देंगे नॉलेज का। तो बेटर ये है कि ऐसे ऐसे चीजों को पकड़िए आप और कहां कहां पे गड़बड़ हो रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या क्वेश्चन क्या है कि किसने ये बोला कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, वो यूनिटरी है और सब्सिडरी फेडरल फीचर है उसके, मतलब ज्यादा उसका झुकान है वो यूनिटरी की तरफ है, और फेडरल फीचर है ना उसके वो सब्सिडरी, मतलब दूसरे दर्जे के, अधीनस्थ जिसको बोलते हैं, दूसरे दर्जे के। जबकि ऐसा नहीं है कि फेडरल स्टेट है वो और सब्सिडरी उसकी यूनिटरी फीचर, मतलब फेडरल कैरेक्टर तो उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है और सब्सिडरी क्या है या उसके अधीन है यूनिटरी फीचर, ऐसा नहीं है। तो ये बात किसने बोली, मतलब भारत के संविधान को एक्सप्लेन है प्रॉपर किसने किया इस भाषा में, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर डी है, के.सी. वियरे। ठीक है, कि प्रोफेसर के.सी. वियरे described the Constitution of India as quasi-federal and remarked that Indian Union is a unitary state with subsidiary federal feature rather than a federal state with subsidiary unitary feature. रट्टे मार लो, ऐसी लाइन हो गई। इंडियन फेडरेशन इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ, भारत का जो फेडरेशन महासंघ है, भारत का फेडरेशन है, भारतीय संघ है, वो किसके ऊपर ज्यादा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इसका वो है कनाडा के ऊपर। कनाडा में भी ऐसे एक यूनिटरी ज्यादा है और फेडरल क्या है वो सबऑर्डिनेट है, कम है, अधीनस्थ है उसके। स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन ऑफ टू द पोर्टफोलियो सिस्टम वाज अकॉर्डेड बाय, स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम कौन सा होता है? मंत्रालय, डिपार्टमेंट, कि इस डिपार्टमेंट का ये इंचार्ज है, इस डिपार्टमेंट का ये इंचार्ज है। एक्ट में प्रावधान, एक्ट में लिखा गया पहली बार, वो किस एक्ट में पहली बार लिखा गया था? इसका थोड़ा बहुत इधर उधर का पिछले सेशन में भी जिक्र आया था, तो इससे भी ये भी टेस्ट हो रहा है कि आपको कितना याद हुआ है नहीं हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसका राइट आंसर क्या है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। देखो, अगर जो सारे सेशन देख रहे हैं ना, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लगा उसको, क्योंकि पीछे कहीं के इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, तो लिंक कर सकते हैं। जो बच्चे पहली बार देखते हैं और जल्दी कोई एग्जाम क्वालिफाई करने के लालच में रहते हैं, तो उस लालची आदमी को चीजें याद ही नहीं होती। ठीक है, क्योंकि वो सोचता है कि फटाफट कोई मुझे ऐसा जादू मंत्र दे दे कोई, जिससे याद हो जाए, जिक्की आ जाए मुझे। ऐसा कभी होने वाला नहीं है। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है हर चीज के लिए। और ये आप देख भी सकते हैं, जो लॉर्ड कैनिन है 1859 में ये इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने रिकॉग्निशन। ये भी याद रख लेना, रट्टे मार लेना इसके भी। ठीक है, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स आर गिवन टू द स्टेट्स बाय सेंटर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। क्वेश्चन क्या है कि स्टैट्यूटरी ग्रांट्स आर गिवन टू द स्टेट्स बाय द सेंटर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। आसान सा क्वेश्चन है ये, घुमा फिरा कर पहले भी आया है ये। क्या है कि राज्य को ग्रांट्स दी जाएगी सेंटर द्वारा। ठीक है, राज्य द्वारा वैधानिक तरीके से स्टैट्यूटरी ग्रांट्स। तो इसकी रिकमेंडेशन फिर कौन करता है? ग्रांट्स देने की रिकमेंडेशन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है वो डी, फाइनेंस कमीशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइनेंस कमीशन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टैट्यूटरी ग्रांट्स अंडर आर्टिकल 275 बोथ जनरल एंड स्पेसिफिक आर गिवन टू स्टेट्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल भी याद रख लो, 275। ठीक है, जनरल और स्पेसिफिक टाइप की। The practice of fiscal federation in India involves practice of fiscal federation in India involves क्या? Distribution of financial power between center and states, devolution of central pool to state। central pool का मतलब क्या होता है? जो थोड़ी देर पहले भी जिक्र आया था इसका, कि जो टैक्सेस है वो एक पूल में आएगा, सेंट्रल पूल जिसको बोलते हैं, फिर राज्यों को उसको बांटा जाएगा।
तो डिवोल्यूशन ऑफ मतलब कि उसको देना, डिवोल्यूशन मतलब देना, आगे सेंट्रल पूल राज्यों को देना, ठीक है। सेटिंग ऑफ फाइनेंस कमीशन एवरी 5 years, ऑल ऑफ द अबव। तो हमें बताना है कि फिजिकल फेडरलिज्म, राजकोषीय संवाद बोल सकते हैं, फिजिकल फेडरलेशन बोल सकते हैं इसको, कि फाइनेंस के मामलों में फेडरल कैरेक्टर है। ये जो प्रैक्टिस है वो किससे प्रतीत होती है, किससे प्रतीत होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी, सभी। ठीक है, अगर आपने थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की है सारी चीजों की तो आप बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं। वो बहुत स्पेसिफिक या उल्टा नहीं है, नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है, किसी भी सेंटेंस का कोई भी नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है। यहां पे बोल रखा है कि राज्यों और केंद्र के बीच में पावर, वो फाइनेंशियल जो पावर है वो डिवाइड हो रही है, ठीक है, तो वो फेडरलिज्म का काम कर रही है, बात ठीक है। डिवोल्यूशन ऑफ सेंट्रल पूल, वो राज्यों को जा रहा है पैसा। तीसरा है कि फाइनेंस कमीशन 5 साल के बाद होता है, ये भी बताता है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करता है, ये फिजिकल फेडरलिज्म की बात होती है। तो ये सभी सही है। कहने मतलब ये है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है किसी मुद्दे पे, उससे भी आप निकाल सकते हैं आंसर इसका, ठीक है। चलो एनीवे, ये थे आज के 50 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि चीजें समझ में आने लग गई होगी। जो बच्चे शुरू से देख रहे हैं, 900 क्वेश्चन अभी तक हुए हैं इसमें, और काफी और होने हैं, ठीक है। अगर ये सारे करते हैं तो आपका अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने की एबिलिटी हो जाएगी। इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका पेशेंस होना चाहिए, आपका मेच्योरिटी लेवल होना चाहिए क्वेश्चन को समझने के लिए। पेशेंस ये होना चाहिए कि इनको देखने के लिए भी, क्योंकि कई बार स्टूडेंट क्या होता है, थोड़ा सा भी मुश्किल आता है भागने की कोशिश करता है। तो कहने का मतलब है कि जो सारे क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे जब थोड़ा सा आप अपना लेवल इंक्रीज करेंगे, अपना बार ऊपर कीजिए, न कि मुझे नीचे करने की कभी बोलिए, ठीक है। एनीवे, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, ऑल द बेस्ट।